आज की इस गहन चर्चा में हमारे सामने जो कक्षा 9 के भूगोल के नोट्स हैं ना, उनसे एक ऐसा आंकड़ा निकल, मीठा पानी है वो सिर्फ एक छोटे चम्मच जितना होगा, यानी पूरे जल का सिर्फ 3%। सही बात है। और ये आंकड़ा अपने आप में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है। तो आज हम इसी 3% मीठे पानी की यात्रा पर निकलने वाले हैं। कक्षा 9 के समकालीन भारत भूगोल का अध्याय 3, जिसका शीर्षक है अपवाह। हम भारत की नदियों और झीलों के इस पूरे विषय को डिकोड करेंगे। ये एक बहुत ही शानदार शुरुआत है और आज हमारा मिशन ये है कि हम इन नोट्स को एक एक पंक्ति में पढ़ें और फिर उन्हें बिल्कुल एक क्लासरूम की तरह आसान भाषा में डिकोड करें, ताकि इसके पीछे का जो पूरा विज्ञान है वो एकदम स्पष्ट हो जाए। बिल्कुल। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। मैं पहली स्लाइड से शुरू करता हूँ, जहां बिल्कुल बुनियादी बातें लिखी है। जी, शुरू कीजिए। तो पहली स्लाइड में शब्दशः लिखा है अपवाह एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या। और फिर लिखा है नदी तंत्र के बारे में कि छोटी छोटी धाराएं मुख्य नदी का निर्माण करती है जो समुद्र या झील में मिलती है। हाँ, और यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक बहुत ही विशाल पहाड़, और उस पहाड़ के बीच से एक नदी बहती हुई आ रही है। अगर हम इस चित्र को बच्चों के नजरिए से देखें तो ये बहुत साफ दिखाता है कि कैसे पानी की छोटी छोटी लकीरें ऊंचे पहाड़ों से नीचे उतर रही हैं। अच्छा, मतलब शुरुआत में कोई बड़ी नदी नहीं होती? एकदम सही। शुरुआत में बस छोटी धाराएं होती हैं, फिर वे ढलान से उतरते हुए एक दूसरे से जुड़ जाती हैं और एक मुख्य नदी बन जाती है। जैसे अलग अलग गलियों से बच्चे आकर एक मुख्य सड़क पर मिल जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही। अरे वाह, ये बहुत अच्छा उदाहरण है। चलिए अब दूसरी स्लाइड पढ़ते हैं। इसमें अपवाह द्रोणी की परिभाषा है। लिखा है कि एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे एक अपवाह द्रोणी कहते हैं। और इसमें एक तथ्य भी दिया है कि विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी अमेज़न नदी की है। बिल्कुल, इसे हम एक बहुत बड़े कटोरे की तरह समझ सकते हैं। अमेज़न नदी और उसकी सारी छोटी नदियां मिलकर दुनिया के सबसे बड़े इलाके का पानी इकट्ठा करके लाती हैं, इसीलिए उसे सबसे बड़ी द्रोणी कहा जाता है। इसके बाद नोट्स में एक और हेडिंग है, जल विभाजक। इसमें लिखा है कि कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत या उच्च भूमि दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती है, और उदाहरण दिया है अंबाला नगर, सिंधु और गंगा के बीच। हाँ, ये बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। तो क्या हम जल विभाजक को एक घर की छत की तरह समझ सकते हैं, जहां छत के बीच का उभरा हुआ हिस्सा बारिश के पानी को दो अलग अलग आंगनों में बांट देता है? एकदम सटीक उदाहरण दिया आपने। ये बिल्कुल छत के छज्जे की तरह ही काम करता है। अंबाला की जो जमीन है ना, वो अपने आसपास के इलाके से थोड़ी सी उठी हुई है। बस इसी जरा सी ऊंचाई के कारण एक तरफ का सारा पानी पश्चिम की ओर सिंधु नदी तंत्र में चला जाता है और दूसरी तरफ का पानी पूर्व की ओर गंगा नदी तंत्र में आ जाता है। मतलब एक छोटी सी उठी हुई जमीन पानी का पूरा रास्ता ही बदल देती है। बिल्कुल, प्रकृति का यही विज्ञान है। चलिए अब तीसरी स्लाइड पर आते हैं। यहाँ भारतीय नदियों का वर्गीकरण किया गया है। इन्हें दो हिस्सों में बांटा गया है, हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण वर्गीकरण है। मैं हिमालय की नदियों के पॉइंट्स पढ़ता हूँ। बारहमासी, वर्षा और बर्फ पिघलने से, लंबी, तीव्र अपर्दन, सिल्ट और बालू, और आखिर में आकृतियां, विसर्प, गोखुर झील, बाढ़ के मैदान। और प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में लिखा है, मौसमी वर्षा पर निर्भर, कम लंबी और छिछली, उद्गम पश्चिमी घाट से और बहाव बंगाल की खाड़ी की ओर। और यहाँ चित्र में दिखाया गया है बाईं ओर बर्फ से ढके पहाड़ों से निकलने वाली एक बारहमासी नदी जो घुमावदार रास्ता ले रही है, और दाईं ओर सूखी चट्टानों के बीच बहने वाली एक मौसमी नदी जिसमें पानी बहुत कम है। यहाँ एक चीज मुझे थोड़ी उलझा रही है, हिमालय की नदियां विसर्प और गोखुर झील क्यों बनाती हैं? यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि जब नदी हिमालय से गिरती है तो उसकी गति बहुत तेज होती है। वो अपने साथ भारी मात्रा में मिट्टी और बालू यानी सिल्ट बहाकर लाती है। अच्छा। लेकिन जैसे ही ये नदी समतल मैदानी इलाकों में आती है ना, तो उसकी गति अचानक धीमी हो जाती है। अब पानी सीधा बहने के बजाय मिट्टी के टीलों से टकराकर सांप की तरह बल खाती हुई चलने लगती है। इसी घुमाव को विसर्प कहते हैं। ओह, तो गति कम होने से घुमाव आ जाता है। हाँ, और कभी कभी बाढ़ आने पर नदी सीधा रास्ता पकड़ लेती है, तो जो घुमावदार हिस्सा
कटकर अलग हो जाता है, वो एक झील बन जाता है जिसे गोखुर झील कहते हैं। क्या बात है। अब स्लाइड 4 से 7 की तरफ बढ़ते हैं, जहां उत्तर भारत की जीवन रेखाओं यानी सिंधु और गंगा तंत्र की बात की गई है। जी बिल्कुल। पहले सिंधु तंत्र के नोट्स पढ़ता हूं। उद्गम मानसरोवर, प्रवाह लद्दाख में सुंदर गार्ज, सहायक नदियां कश्मीर और पाकिस्तान में, लंबाई 2900 किलोमीटर और सिंधु जल समझौता 1960। भारत 20% पानी का उपयोग करता है। ये जल समझौता बहुत ही अहम है। इतनी विशाल नदी का केवल 20% पानी ही हमारे हिस्से में आता है, लेकिन यही 20% हमारे उत्तर पश्चिम भारत की खेती को जिंदा रखे हुए हैं। सही बात है। अब गंगा के उद्गम की स्लाइड पढ़ते हैं। लिखा है, मुख्य धारा भागीरथी गंगोत्री से, संगम देव प्रयाग में अलकनंदा से, मैदानी प्रवेश हरिद्वार में, मुख्य सहायक यमुना। और यहाँ चित्र में दिखाया गया है देव प्रयाग का बहुत ही खूबसूरत दृश्य, जहाँ नीले और हरे रंग के पानी वाली 2 अलग-अलग नदियां यानी भागीरथी और अलकनंदा आपस में मिलकर गंगा का निर्माण कर रही हैं। इससे देखकर समझ आता है कि गंगा अपनी शुरुआत में भागीरथी कहलाती है। हाँ, फिर गंगा के विस्तार की स्लाइड है। नेपाल और प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली सहायक नदियां, फरक्का में 2 भाग, भागीरथी हुगली और मुख्यधारा पद्मा। सुंदरवन डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा सुंदरी पादप, रॉयल बंगाल टाइगर। सुंदरवन का डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, जहां गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर समुद्र में गिरती हैं। लेकिन नोट्स में एक लाइन है जिसपे मैं आपका ध्यान चाहूंगा। लिखा है कि नेपाल से आने वाली नदियां घाघरा, गंडक, कोसी बाढ़ लाती हैं, और फिर लिखा है कि ये मिट्टी को उपजाऊ बनाती है। हाँ, तो इसमें आपको क्या उलझन लगी? मतलब ये तो एक तरह का विरोधाभास हो गया ना। जो बाढ़ इतना नुकसान करती है, वो कृषि के लिए वरदान कैसे हो सकती है? दरअसल बाढ़ का पानी अपने साथ पहाड़ों से नई और बहुत ही उपजाऊ मिट्टी बहा कर लाता है, जिसे सिल्ट कहते हैं। जब बाढ़ का पानी वापस उतरता है तो वो खेतों में इस नई मिट्टी की एक मोटी परत छोड़ जाता है। ये एक प्राकृतिक खाद का काम करती है। इसीलिए बाढ़ के बावजूद ये पूरे उत्तर भारत के मैदान खेती के लिए इतने बेहतरीन है। अच्छा, तो तबाही के साथ साथ मिट्टी का पुनर्जन्म भी होता है। इसी के साथ स्लाइड 7 में नमामि गंगे का जिक्र है। एक एकीकृत संरक्षण मिशन, उद्देश्य प्रदूषण कम करना, कायाकल्प। बिल्कुल, प्रदूषण आज एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसके कारण इस मिशन की शुरुआत की गई। अब स्लाइड 8 पर आते हैं, जो ब्रह्मपुत्र की शक्तिशाली धारा के बारे में है। मैं शब्दशः पढ़ता हूं। तिब्बत में सांगपो, शीत और शुष्क क्षेत्र, कम जल, कम सिल्ट। नामचा बारवा शिखर से यू टर्न, भारत प्रवेश, अरुणाचल, दिहांग, गार्ज, असम में ब्रह्मपुत्र, गुम्फित नदी, भारी बाढ़, और माजुली द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप। पहाड़ से टकराकर एक तेज यू टर्न ले रही है और फिर सीधे भारत में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ एक बात मुझे बहुत उत्सुक कर रही है। तिब्बत में इस नदी में पानी और सिल्ट कम है, लेकिन भारत आते ही ये इतनी विशाल और बाढ़ लाने वाली कैसे हो जाती है? इसका कारण बहुत सीधा सा है। तिब्बत एक ठंडा और सूखा इलाका है, जहां बारिश नहीं होती। इसलिए नदी में पानी और सिल्ट दोनों कम होते हैं। लेकिन जैसे ही ये नदी अरुणाचल प्रदेश और असम में आती है, तो यहाँ भारी बारिश होती है। इस अथाह बारिश के पानी से नदी का आकार बहुत बड़ा हो जाता है और वो पहाड़ों को काटकर भारी मात्रा में गाद या सिल्ट ले आती है। ओह, और इसी सिल्ट की वजह से इसे गुम्फित नदी कहा जाता है। बिल्कुल, गुम्फित नदी का मतलब है जब नदी के बीच में इतनी ज्यादा मिट्टी जमा हो जाए कि पानी का रास्ता रुक जाए और वो कई छोटी छोटी धाराओं में बटकर बहने लगे, जैसे बालों की चोटी गूंथी जाती है। एकदम सही। और इसी जमा हुई मिट्टी से माजुली जैसा इतना बड़ा नदीय द्वीप बन जाता है। क्या बात है। अब स्लाइड 9, 10 और 11 पे चलते हैं, जहां प्रायद्वीपीय नदियों की बात है जो पश्चिम और पूर्व की ओर बहती हैं। जी, पहले स्लाइड 9, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां। लिखा है डेल्टा नहीं ज्वारामुख बनाती हैं। नर्मदा, अमरकंटक, भ्रंश घाटी, संगमरमर के शैल, धुआंधार प्रपात और तापी, सतपुड़ा, भ्रंश घाटी। और यहाँ चित्र में दिखाया गया है सफेद संगमरमर की चट्टानों के बीच से बहुत तेजी से नीचे गिरता हुआ धुआंधार जलप्रपात। पानी गिरने से जो कोहरा बनता है, उसी से इसे धुआंधार नाम मिला है। बहुत ही सुंदर। लेकिन क्या हम नर्मदा और तापी के ये भ्रंश घाटी में बहने का मतलब समझ सकते हैं? भ्रंश घाटी का सीधा सा मतलब है 2 पहाड़ों के बीच धसी हुई जमीन।
लाखों साल पहले जमीन के हिलने से एक दरार बन गई और जमीन नीचे धंस गई। अच्छा। नर्मदा और तापी अपना रास्ता खुद नहीं काटती, बल्कि इसी बनी बनाई धसी हुई दरार में बहती हैं। अब स्लाइड 10 पढ़ते हैं। गोदावरी, इसे दक्षिण गंगा कहा गया है। सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी, 1500 किलोमीटर लंबाई। सहायक नदियां पूर्णा, वर्धा आदि। इसे दक्षिण गंगा क्यों कहते हैं? क्योंकि उत्तर भारत में जो विशाल आकार और महत्व गंगा का है, दक्षिण में बिल्कुल वही जगह गोदावरी की है। ये बहुत बड़े इलाके को कवर करती है, इसलिए सम्मान से इसे दक्षिण गंगा कहा जाता है। बिल्कुल। और स्लाइड 11 में पूर्व की ओर बहने वाली अन्य नदियों के नाम हैं। महानदी, कृष्णा, कावेरी और शिव समुद्रम जलप्रपात, जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है। ये सब बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती हैं और डेल्टा बनाती हैं। अब स्लाइड 12 की तरफ आते हैं। यहाँ झीलों की बात की गई है, जो प्रकृति का आईना है। मैं झीलों के प्रकार पढ़ देता हूँ। जी बिल्कुल, पढ़िए। गोखुर, विसर्प के कटने से। लैगून, चिल्का, पुलिकट, मौसमी या लवणीय, सांभर। हिमानी, विवर्तनिक, वूलर झील, सबसे बड़ी मीठे पानी की। और कृत्रिम गुरु गोविंद सागर। और यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक बेहद खूबसूरत झील, जिसके बीच में घास के गोलाकार घेरे हैं और किनारे पर एक छोटी सी झोपड़ी बनी हुई है। तो मतलब वूलर झील जमीन के खिसकने से बनी है, जबकि चिल्का समुद्र के किनारे लैगून है। एकदम सही। विवर्तनिक गतिविधियों का मतलब ही है जमीन के अंदर की प्लेटों का हिलना। जब ये प्लेटें हिलती हैं तो कोई बड़ा हिस्सा धंस जाता है और उसमें पानी भर जाने से वूलर जैसी झील बनती है। और लैगून समुद्र के पानी के रुकने से बनते हैं। हाँ, जहां समुद्र की लहरें बालू की दीवार खड़ी कर देती हैं और खारा पानी अंदर ही रह जाता है। अब हम इस पूरे अध्याय के सबसे गंभीर हिस्से पर आते हैं। स्लाइड 13 और 14, नदियों का महत्व और अस्तित्व का संकट, यानी प्रदूषण। ये बहुत जरूरी विषय है। पहले महत्व पढ़ता हूं। झीलों का काम, नदी का बहाव सुचारू करना, बाढ़ रोकना, सूखे में मदद, पारिस्थितिक तंत्र। अर्थव्यवस्था में महत्व, सिंचाई, नौसंचालन, जल विद्युत। हाँ, मतलब हमारी पूरी अर्थव्यवस्था इन पर टिकी है। फिर प्रदूषण की कहानी दिए हैं, घरेलू, औद्योगिक, कृषि कचरा। प्रभाव में एक बहुत गहरी लाइन है। नदी की स्वतः स्वच्छीकरण क्षमता खत्म हो रही है। और आखिर में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना 1985 से शुरुआत। और यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक बड़ा सा लोहे का पाइप, जिससे गंदा, काला और प्रदूषित पानी सीधे एक साफ नदी में गिर रहा है। ये तस्वीर आज की सबसे बड़ी सच्चाई है। ये स्वतः स्वच्छीकरण क्षमता क्या होती है? क्या नदियां सच में खुद को साफ कर सकती हैं? जी हाँ, प्रकृति ने नदियों को एक ताकत दी है। अगर नदी का बहाव तेज हो तो वो पानी में घुलने वाले कचरे को अपनी ऑक्सीजन से खुद ही साफ कर लेती है। अच्छा। लेकिन आज हम इतना ज्यादा औद्योगिक और घरेलू कचरा नदियों में डाल रहे हैं कि ये प्राकृतिक क्षमता पूरी तरह खत्म हो गई है। नदी कचरे के बोझ तले दब चुकी है। ये वाकई चिंताजनक है। चलिए अब स्लाइड 15 और 16 पर आते हैं, जहां परीक्षा विशेष तथ्य और मानचित्र कार्य दिया गया है। जी, छात्रों के लिए ये हिस्सा बहुत जरूरी है। महत्वपूर्ण तथ्य में लिखा है कि पृथ्वी पर 71% जल है, लेकिन 97% लवणीय है। स्वच्छ जल केवल 3% है। अन्य तथ्य हैं वूलर, सांभर, माजुली, जिनके बारे में हम पहले ही गहराई से बात कर चुके हैं। और आखिर में मानचित्रकारी के लिए नदियों और झीलों के नाम हैं। वर्ग पहेली के हल हैं नागार्जुन सागर कृष्णा पर, सबसे लंबी नदी गंगा, व्यास कुंड व्यास, मध्य प्रदेश से पश्चिम तापी और बंगाल का शोक दामोदर। मेरी सभी विद्यार्थियों को यही सलाह होगी कि इन सभी नामों को भारत के नक्शे पर जरूर खोजें। जब आप खुद नक्शे पर इन नदियों को विजुलाइज करेंगे तो परीक्षा में कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। दोस्तों, हमारे पास एनसीईआरटी की साइंस की नोट्स क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक पूरी तरह उपलब्ध है। आप इन सभी पीडीएफ नोट्स का प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं और ये सभी सामग्री बहुत ही कम कीमत में प्रदान की जा रही है। आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि लगभग सभी प्रतियोगी और स्कूल स्तर की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न एनसीईआरटी से ही आते हैं, इसलिए यह सामग्री आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगी। अगर आप ये एनसीईआरटी साइंस पीडीएफ लेना चाहते हैं तो अभी हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें। व्हाट्सएप नंबर 7739541921। आपकी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए हम हमेशा आपके साथ हैं।